नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चल रहा है। इसका एक पार्ट आ चुका है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ पार्ट आएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे चलेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? कौन सी संस्थाएं हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को, या एक और दो दोनों? तो कौन सी हैं? देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को जनांक यानी कि डेमोग्राफी के लिए डेमोग्राफी के अध्ययन के लिए जो सहायता प्रदान कर रही हैं, वो आपकी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही है। यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये भी, और अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था? आपसे पूछ रहा है, भारत में जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना लागू की गई थी, उसका जो फर्स्ट मतलब उसकी जो फर्स्ट लेवल थे, जो उसका प्रथम चरण था, वो कब प्रारंभ किया गया था? 1995 में, 2000 में, 2005 में, या 1997 में? कब किया गया था ये किया गया था आपका, देखिए, जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का जो पहला चरण है वो 1997 में यानी कि 1997 में शुरू किया गया था। और देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों शुरू किया गया था? जो बाल स्वास्थ्य का, अब देखिए पहले क्या है कि आपको अगर ये परियोजना शुरू हो रही है तो इस बाल स्वास्थ्य का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, बाल स्वास्थ्य का अर्थ होता है गर्भधारण से जन्म और इसके 5 साल की उम्र तक की देखभाल। यानी कि जब से बच्चा गर्भ में है तब से लेकर उसका जन्म होना और उसके 5 वर्ष की उम्र तक का होने तक उसकी देखभाल। और 5 साल की उम्र के बाद बच्चे के स्वास्थ्य पर स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्रामर टीम नजर रखती है, और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूल स्वास्थ्य टीम में सदस्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1997। नेक्स्ट देखिए, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई है? 2000, 2004, 2005 या 2011? आपकी जो जननी सुरक्षा योजना है ये किस वर्ष से लागू हुई है? ये आपकी लागू हुई है सन 2005 से। सॉरी, 2005 से। देखिए, भारत, और ये किस मंत्रालय के अधीन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये भारत सरकार का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा सकती है। आपसे सन ना पूछकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जननी सुरक्षा योजना है ये भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो ये है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, देखिए, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं कौन कौन से? बालिका वध, हत्या एवं आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, या उपर्युक्त सभी? किसी भी एक ठीक ठाक माइंडसेट वाले इंसान को पता होगा क्या कि ये जो तीनों ही हैं ये क्या हैं? दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, दहेज प्रथा के अन्य भी दुष्परिणाम होते हैं, जैसे पारिवारिक विघटन, ठीक है, निम्न जीवन स्तर, बेमेल विवाह और विवाह की समाप्ति यानी कि डाइवोर्स हो जाना, ठीक है, घरेलू हिंसा, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ये यहाँ तक होता है जो वधुएं होती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सभी हैं ये दहेज प्रथा के दुष्परिणाम है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोती झरा, जिसको टाइफाइड कहते हैं, का संक्रमण काल होता है। आप पूछ रहे हैं जो टाइफाइड है इसको हिंदी में मोती झरा कहते हैं, इसका संक्रमण काल क्या है? यानी कि इसका इन्फेक्शन कितने दिनों तक रहता है? 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 7 से 21 दिन, या 15 से 30 दिन? तो ये कितने दिन का रहता है? देखिए, जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है ये आपका कम से कम 7 दिन
तक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 21 दिन ज़रूर नहीं, ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन जो इसका एक मतलब जो मेजर टाइम है वो है 7 से 11 दिन का। और ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 दिन। देखिए टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहा जाता है। देखिए इस रोग से होता क्या है, इस रोग का जो मेन प्रभाव है वो आंतों पर पड़ता है। ठीक है, आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं और क्या होता है, रोगी को हल्का तथा क्या होता है, और धीरे धीरे आंत अगर कमज़ोर होगी तो आपका डाइजेशन और भी अन्य बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, और देखिए इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो रोगी है उसको हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। अच्छा, इसके जीवाणु का नाम देखिए, ये जो टाइफाइड है ये किस जीवाणु से होता है, तो इसके जीवाणु का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड जिस जीवाणु से होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु से होता है। आपसे ये क्वेश्चन आप पूछो, ये भी पूछा जा सकता है कि मोतीझरा या टाइफाइड जिस जीवाणु द्वारा फैलता है उसका नाम बताइए, तो वो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और इससे बचाव के लिए यानी कि टाइफाइड से बचाव के लिए TAB का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के विषाणु का क्या नाम है। जो चेचक होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स, उसके विषाणु का क्या नाम है। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चेचक है वो फैलता कैसे, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, मतलब कुछ रोग होते हैं वो जीवाणु से, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब से फैलते हैं। विषाणु, ये चेचक किससे फैलता है, ये विषाणु से फैलता है यानी कि वायरस से। देखिए क्या क्या चेचक के विषाणु का क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी है आपका वेसिसेला जोस्टर वायरस, या सी है आपका विब्रियो कॉलेरी, या सी है आपका साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें क्या होगा आंसर, देखिए साल्मोनेला टाइफी तो आपने अभी अभी ऊपर देखा है कि ये किसका है, ये टाइफाइड का है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या आपका देखिए, तो इसमें आपका आंसर क्या है, इसमें आपका आंसर है आंसर नंबर बी, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपके चेचक के विषाणु का नाम है। ठीक, देखिए इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं। जो आपका चेचक का विषाणु है इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, एक है वायरोला मेजर और एक है वायरोला माइनर। ठीक है, इस रोग में अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं। देखिए 1718 ईस्वी में यूरोप में लेडी मैरी वोल्टर मॉन्टेग्यू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो चेचक का टीका है उसका आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर, कौन सा नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो गाजर है ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। गाजर में आपका विटामिन ई वगैरह विटामिन ए वगैरह अच्छे से पाया जाता है, लेकिन ये आपका कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं पनीर, अंजीर और कोलार्ड ग्रीन्स, ये क्या है, जो कैल्शियम इसके समृद्ध स्रोत हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको सबसे ज्यादा फोकस ये रखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। कभी कभी आपसे नहीं है और है के चक्कर में आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और एग्जाम टाइम पे ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें एक फिक्स टाइम में एग्जाम देना होता है और उसमें भी कहीं OMR शीट भरनी है, कहीं वेरिफिकेशन वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार या ज्वर मस्तिष्क। आपसे पूछा है, देखिए 4 है, इनमें से कोई 3 में समानताएं हैं और एक कोई भिन्न है, वो भिन्न कौन सा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए चेचक, खसरा और बुखार ये तीनों ही क्या है, ये तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं, यानी कि ये विषाणु जनित रोग हैं। जबकि जो आपका ज्वर मस्तिष्क है,
आप मस्तिष्क ज्वर है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ये जबकि मस्तिष्क ज्वर है, ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूक्ष्म सूजन है। ठीक है, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। ये क्या है? जो आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन, और जो आपकी बैकबोन होती है उसको ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। और यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकती है। ठीक है, सिर्फ ये वायरस के कारण नहीं होती, ये अलग अलग चीजों के कारण हो सकती है। लेकिन आपका जो चेचक, बुखार और खसरा है, ये तीनों क्या है? ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये किससे फैलते हैं? वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। इनमें से कौन सा? नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस या मादा क्यूलेक्स? कौन सा है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलिस। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। जो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा है? मादा एनाफिलिस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ठीक है, इसमें फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? विषाणु जनित नहीं है। चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा? तो कौन सा नहीं है? इसमें देखिए, जो आपका चेचक, इन्फ्लुएंजा और ये खसरा है, खसरा, ठीक है। और देखिए विषाणु जनित रोग कौन कौन से मुख्यतः होते हैं? जैसे आपका डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके विषाणु जनित रोग हैं। ये लेकिन ये जो आपका तपेदिक है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके जो चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा हैं, ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं, जबकि जो आपका तपेदिक है, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रसव के 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा ना निष्कासित करना, इनमें से किसका संकेत है? उदर भित्ति दोष का, सिलिएक का, हिंस स्प्रंग रोग का या अत्रो विष्टांग? क्या है इनमें से? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंस स्प्रंग रोग का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रसव के कितने दिन बाद एक मातृ मृत्यु दर, कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? 15 दिन तक, 30 दिन तक, 28 दिन तक या 42 दिन तक? तो ये कितने दिन तक मानी जाती है? देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो मातृ मृत्यु दर की परिभाषा है वो दी गई है। क्या? इस परिभाषा के तहत माताएं जो गर्भकाल या प्रसव के बाद 42 दिन तक मृत हो जाती हैं, उन्हें शामिल किया जाता है, यानी कि 42 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, 42। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 था ना? हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गर्भाशय ग्रीवा की असक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं? मेट्रोप्लास्टी, सेरक्लेज, कोल्पोट्रॉनी या इंडक्शन? क्या किया जाता है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरक्लेज। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है? किया जाता है सेरक्लेज। ठीक, देखिए क्या होता है इसके लिए, देखिए इसे सर्वाइकल स्टिच के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका सर्कलेज है, इसको सर्वाइकल स्टिच के रूप में भी जाना जाता है, और ये गर्भाशय ग्रीवा की कमजोरी का एक इलाज है। ये तब तक किया जाता है जब तक गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा छोटा और जल्दी खुलने लगता है। इसके कारण जो वो गर्भपात है वो जन्म से पहले हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है क्या? उपरा अक्रियता, प्रतिधारिता प्लेसेंटा, अखंडन प्लेसेंटा या प्लेसेंटल सेपरेशन?
क्या करता है, क्या ये आपका इंगित करता है, यानी कि क्या आपको बताने की कोशिश करता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेसेंटल सेपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा और कई शॉर्ट नोट्स इसके बनाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना कहलाता है। प्लेसेंटा प्रेविया, एब्रप्ट्रियो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा या प्लेसेंटा एनक्रेटा, क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, एब्रप्ट्रियो प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है पाइमिग्रेविडा, पोर्ट्यूरिएंट, प्योरपेरा या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है पाइमिग्रेविडा, पोर्ट्यूरिएंट, प्योरपेरा या प्राइमिपारा, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है आपका प्योरपेरा। ठीक है, तो इस महिला को क्या कहा जाता है? प्योरपेरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा का लक्षण है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, गाली देना या उपर्युक्त सभी। तो ये भी आपको घरेलू हिंसा पहले के जो प्रैक्टिस सेट है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो इसमें देखिए घरेलू हिंसा में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और गाली देना, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं। जो आपसे बाल विवाह निरोधक यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम आया था 1978 में, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? ठीक है, लड़के, ए है आपका, लड़के की आयु 18 तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बी, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों के लिए 18 होगी। सी, बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे। या डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो कौन सी है इसमें? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या था, जो लड़कों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और जो लड़कियों के लिए है वो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखिएगा किसके अनुसार? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, किसने कहा था? आपसे सीधा सा एक सवाल पूछ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? स्टेटमेंट क्या है? भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। इसका मतलब है कि जब तक जो भारत की झोपड़ियां हैं, जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक भारत की स्थिति नहीं सुधर सकती। या अगर भारत की जो झोपड़ियां हैं, जो आपके जो बस्ती टाइप के इलाके हैं, अगर उनकी हालत समृद्ध हो गई तो भारत अपने आप समृद्ध हो जाएगा। ये कथन किसका है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विवेकानंद। तो ये किसका कथन है? ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? ठीक है, बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष या पत्नी का पक्ष। तो ये क्या है? ये तो भाई सभी को पता होगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल या बाह्य माहौल। तो ये किसके जो गतिविधियां हैं, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां किसके हिस्से हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 46 बी। ठीक है, इसका आंसर होगा निकटवर्ती माहौल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? देखिए सब में 1 2 3 4 चरण दिए हैं, लेकिन आपसे उसका सीक्वेंस पूछ लिया है। ठीक है, जो फैमिली मैनेजमेंट है उसकी आपसे लेवल्स पूछ लिए हैं। ठीक है, स्टेजेस पूछ लिए हैं। क्या है? ए, सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन। बी, योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन। या सी,
योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, या डी समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। तो ये कौन सा है? देखिए, जो परिवार प्रबंधन है इसकी प्रक्रिया के जो चरण हैं, इसमें सबसे पहले है योजना, फिर है आयोजन, फिर है नियंत्रण, फिर है मूल्यांकन। यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका प्लानिंग, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगा आपका कंट्रोलिंग, फिर आएगा आपका इवेल्युएटिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योजना। ठीक है, यानी कि प्लानिंग, आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, और मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है। आपसे पूछ रहा है जो पोलियो की वैक्सीन होती है इसको किस जो तापमान है उस पर रखने पर ये सबसे ज़्यादा सही रहती है। ठीक है, इसके लिए आदर्श तापमान क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना है? तो देखिए, जो पोलियो की वैक्सीन होती है इसके लिए जो आदर्श जो टेम्परेचर है यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कितना है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं टॉडलर, शैशव, टीन आयु या पीयर। तो क्या कहते हैं? जब बच्चा जन्म से 8 से 12 माह तक यानी कि 8 से 12 महीने के बीच की अवधि का होता है, उस विकास की अवस्था में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, शैशव। ठीक है, देखिए, जो जन्म से 8 से 12 मंथ की जो बच्चे की विकास की अवधि होती है इसको शैशवा काल भी कहते हैं। ठीक है, नवजात काल से आरंभ होकर बालक को पूर्ण निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली यह अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था भावी विकास की बुनियाद रखने वाली अवस्था है। ठीक है, और देखिए, परिवर्तनों के दृष्टिकोण से भी ये बहुत तीव्र अवस्था होती है। इसी अवस्था में जो बच्चा है वो चलना, ठोस आहार खाना, बोलना आदि चीज़ें सीखता है। ठीक है, और इसी एज में जो मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना है, ठीक है, संवेगों से परिचय है, इस तरह की चीज़ें भी वो इसी अवस्था में सीख पाता है। तो जो जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास की अवधि है इसको शैशव कहते हैं, और इस काल को कहते हैं शैशवावस्था यानी कि बेबीहुड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सी एज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता है चीजों को जानने के लिए कि ये क्या है वो क्या है। आपसे 20 तरह के सवाल पूछता है, तो वो कौन सी एज है? 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 2 से 6 वर्ष। तो एक कौन सी आयु है? देखिए, 2 से 6 वर्ष है। यानी कि जब 2 वर्ष जब बच्चा बोलना सीखता है तब से लेके 6 वर्ष तक वो सबसे ज्यादा चीजों को जानने के बारे में जिज्ञासु रहता है। ठीक है, उसको अलग अलग तरह की चीजें पूछने की क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार इस एज को यानी कि 2 से 6 वर्ष की उम्र को खोजी उम्र कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी एज कहते हैं। और प्रश्न पूछने की अवस्था यानी कि जो आपकी क्वेश्चन एज है, तथा इसको अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? जो आपकी जिज्ञासु आयु है यानी कि 2 से 6 वर्ष की, पहला तो जिज्ञासु आयु कहा जाता है, दूसरा खोजी उम्र कहा जाता है, तीसरा प्रश्न पूछने की अवस्था कहा जाता है, और कहा जाता है अनुकरण की अवस्था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के थर्ड पार्ट को देखेंगे। देखिए, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। यही शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।